आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। ये जो चैप्टर नंबर 4 है ना, डैफोडिल्स की जो इंग्लिश की बुक है क्लास 8 की, सक्सेस एट लास्ट। ठीक है स्टूडेंट, इसे लिखा हुआ है सर एडमंड हिलेरी ने। ये सारा का सारा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैंने करा दिया है। लेकिन स्टूडेंट इसका कुछ पोर्शन बच गया था, जैसे कि माय वर्ड बैंक है ना, और लर्निंग ग्रामर, ये दो चीज़ बची हुई थी। उसको आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के आज सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते बच्चों क्या क्या हम आज सीखने वाले हैं। हाँ, माय वर्ड बैंक जो इस चैप्टर में दिया है उसमें क्या करना है, देखो बहुत आसान है। क्या करना है, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ऐड, आपको ऐड करना है। क्या चीज़ ऐड करनी है, इन, डिस और अन। या तो इन ऐड करना है या डिस या फिर अन एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जो किसी भी वर्ड के पहले आता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ही होता है वर्ड के पहले, सफिक्स मतलब वर्ड के लास्ट में। ठीक है ना। आपको क्या करना है, प्रीफिक्स का यूज करना है टू मेक द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जिससे कि इन सारे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसका एंटोनिम मिल जाए, अपोजिट मिल जाए। ठीक है, अपोजिट कैसे बनाना है, प्रीफिक्स को ऐड करके अपोजिट बनाना है। समझ में आ गया ना। ऐसा नहीं कि ट्रू का अपोजिट फॉल्स बना दिए, वैसा नहीं करना है हमें। इन प्रीफिक्स का यूज करके बनाना है। जैसे डू का अपोजिट अंडू होगा, इंडू होगा या डिसडू होगा। आपको कैसे पता चला, सर आपने तो अंडू लिखा है, हाँ अंडू होगा। कैसे पता चला, एक्सपीरियंस है। आप जितना इंग्लिश को पढ़ेंगे स्टूडेंट है ना, तब आपका दिमाग खुद ही कैच करने लग जाएगा। जैसे यहाँ डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपने इनडायरेक्ट वर्ड सुना हुआ है। क्लियर है ना। जैसे डिविजिबल का अनडिविजिबल आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। ब्रेकेबल का अनब्रेकेबल होता है, कैपेबल का क्या होता है, इनकेपेबल होता है, एक्सेप्टेबल का अनएक्सेप्टेबल होता है, एक्सपेंसिव का इनएक्सपेंसिव होता है। समझ में आ गया। अपीरियंस का डिसअपीरियंस। तो ये कैसे पता चला कहाँ पर कौन सा सफिक्स प्रीफिक्स लगने वाला है और एंटोनिम होने वाला है उसका, ये एक्सपीरियंस से पता चलता है। जितना आप रीडिंग करेंगे, जितना लिसन करेंगे इंग्लिश को, है ना, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, इस सब पे आपको एक्सपीरियंस होगा और उस एक्सपीरियंस बेस पे आपको ये सारी चीज़ें करनी। क्लियर स्टूडेंट। तो आंसर आपके सामने मैंने लिख दिए। ओके, अब क्या करना है, देखो, मैच द वर्ड्स टू देयर करेक्ट मीनिंग्स। आपको क्या करना है, यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा हुआ है बाजू में। तो आपको पता करना है कल्प्रिट किसको कहते हैं। तो फर्स्ट का सी, देखो आंसर लिखा है, फर्स्ट का सी क्या होता है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है ऐसी मिस्टेक जिसे माफ न किया जा सके, अ पनिशेबल एक्ट, है ना, जिसमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो पर्सन, ऐसा पर्सन जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसी बहुत बड़ी गलती करने के लिए, अपराधी, अपराधी को बोलते हैं कल्प्रिट। समझ में आ गया, फर्स्ट का सी। सॉडस्ट किसको बोलते हैं, डस्ट फ्रॉम कटिंग वुड। लकड़ी को काटने के बाद जो डस्ट उड़ती है ना, वहां से बारीक बारीक लकड़ी का जो बुरादा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सॉडस्ट बोलते हैं। क्लियर है, सेकंड का ए आ जाएगा, है ना। मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, मिस्ट्री, मिस्टीरियस स्टोरी बोलते हैं ना, रहस्यमयी कहानी। हाँ, तो थर्ड का डी आएगा स्टूडेंट, सीक्रेट और नॉट एक्सप्लेन। जो सीक्रेट होता है ना, सस्पेंस, उसको बोलते हैं मिस्ट्री। ठीक है, वैसे ही स्कॉलरशिप, स्कूल में होता है, आप कुछ अच्छे परसेंट बना लें, कुछ एग्जाम क्वालिफाई कर ले, तो आपको क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है। क्या, आपका एकेडमिक अचीवमेंट है, पढ़ाई के दौरान जो आपने कुछ सफलता प्राप्त कर ली और आपको जो पैसा मिलता है वही आपका क्या है, स्कॉलरशिप होता है। क्लियर है। तो ये तो ऐसी चीज़ें थी। अब हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ जो कि है लर्निंग ग्रामर में। ठीक है ना। देखो, आंसर बताना तो 2 मिनट का काम है, लेकिन आंसर बता दिया आपने, याद कर लिया, उससे कोई मजा नहीं आने वाला स्टूडेंट, उससे कोई सीखने में नहीं मिलने वाला है। तो आज हम समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, मॉडल्स क्या होता है स्टूडेंट, आज पता चलेगा आपको सच में मॉडल होता क्या है ना। मॉडल के नाम पे आपको यही पता होगा, सर कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यही सब आपको पता होगा, डेयर, नीड, है ना, यही सब सीखे होगे आपने। आज हम समझते हैं मॉडल एक्चुअली है क्या। मॉडल भी एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब ही है, और हेल्पिंग वर्ब जब भी आती है तो उसके बाद मेन वर्ब तो आती ही आती है, 100% आती है। समझ में आ गया। तो मॉडल एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म जिसको बोलना चाहिए। तो मॉडल आर हेल्पिंग वर्ब एक्सेप्ट किसको छोड़कर, बी, डू एंड हैव। बी, डू और हैव भी तो हेल्पिंग वर्ब ही होती है। इनको छोड़कर एक और हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको बोलते हैं मॉडल्स। और जब भी मॉडल यूज होता है उसके साथ वर्ब की बेसिक फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है ना, पहली फॉर्म जिसको कहना चाहिए। तो देखो, वी यूज मॉडल वर्ब टू टॉक अबाउट समवंस एबिलिटी, इनएबिलिटी टू डू समथिंग,
नेसेसिटी, एक्शन, पॉसिबिलिटी, ये सब अभी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम देख लेते हैं बी, डू और हैव ये किस टाइप की हेल्पिंग वर्ब है और ये मॉडल किस टाइप की हेल्पिंग वर्ब है, दोनों में अंतर क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देख लो। देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का चार्ट बना दिया मैंने आप लोग के लिए। देखो क्या है हेल्पिंग वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब बी, बी भी एक हेल्पिंग वर्ब होती, तो बी की कुछ फॉर्म होती है स्टूडेंट। प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है इसके साथ, और पास्ट फॉर्म है वॉज वर। तो ये इज, एम, आर या वॉज वर जब भी आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी। समझ में आ गया ना। जैसे कि इज गोइंग, आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, दे आर गोइंग, है ना, आई वॉज गोइंग, दे वर गोइंग। तो ऐसा आईएनजी फॉर्म मैंने एक एग्जांपल के ले लिया गोइंग। समझ में आ गया स्टूडेंट, ये बी की फॉर्म है। आप बोलोगे सर प्रेजेंट की लिख लिया, पास्ट की लिख लिया, आपने फ्यूचर की फॉर्म क्यों नहीं लिखा। फ्यूचर की फॉर्म कुछ नहीं है स्टूडेंट, उसमें विल लगा दो किसी भी वर्ब में और वर्ब की जो पहली फॉर्म है वो हो जाती है उसकी फ्यूचर की फॉर्म, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है। फॉर्म ऑफ वर्ब डू, प्रेजेंट फॉर्म डू की क्या होती है, डू और डज, और पास्ट फॉर्म होती है डिड, है ना। तो जब भी डू, डज या डिड जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में तो आगे मेन वर्ब तो आएगी आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मेन वर्ब आती, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। समझ में आ गया। जब भी हेल्पिंग डू, डज, डिज आएगा तो उसके बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब आएगी तो वो बेसिक फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। फॉर्म ऑफ वर्ब हैव में देखो प्रेजेंट फॉर्म हैज़ या है होता है, पास्ट फॉर्म हैड होता है। जब भी हैज़, हैव, हैड आएगा तो उसके बाद मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में ही आती है, ये पता है। तो ये वर्ब क्या है सर, बी, डू, हैव, ये वर्ब करती क्या है, देखो ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है ना। दीज वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब टू डिफाइन ओनली द टाइम ऑफ द एक्शन। ये जो वर्ब है इसका कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो एक्शन हो रही है उसका टाइम बताने के काम आती है। इट हैज़ नो मीनिंग इन द सेंटेंस, इस वर्ब से सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं आता, बस उस एक्शन का टाइम चेंज होता है। जैसे कि मैंने बोल दिया आई वॉज प्लेइंग, इसका मतलब क्या, मैं खेल रहा था, तो इससे क्या पता चला खेलने का काम कब हो रहा था, यानी कि अभी नहीं, थोड़ी देर पहले हो रहा था, पास्ट में चल रहा था, अभी नहीं हो रहा है, अभी खत्म हो गया खेलने का काम, ये पता चला वॉज लगाने से, बी की फॉर्म है ना। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ स्टूडेंट आई एम प्लेइंग, आई वॉज के बदले मैंने एम लगा दिया, आई वॉज प्लेइंग को मैंने हटा के आई एम प्लेइंग लिख दिया, तो यहाँ पर भी खेलने का काम ही हो रहा है, लेकिन ये काम अभी चल रहा है प्रेजेंट में, तो काम का टाइम अभी डिफाइन हो गया। पहले जो काम हो रहा था खेलने का वो पहले हो रहा था और यहाँ अभी हो रहा है, तो ये वर्ब कुछ नहीं करती, टाइम बताती कि जो एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट अगर कोई काम कर रहा है तो कब कर रहा है। समझ में आ गया स्टूडेंट, सबका वही काम है यहाँ पर, ये जितनी भी वर्ब है। जैसे कि मैंने बोला आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इसका मतलब अभी मैं काम कंप्लीट कर चुका हूँ। मैंने बोल दिया आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, इसका मतलब मैंने काम पहले ही खत्म कर लिया था। समझ में आ गया, क्लियर स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें और मॉडल हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब टाइम वाइम कुछ नहीं बताती। मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो होती है कैन, कुड, मे, माइट, ये टाइम नहीं बताती इन वर्ब्स के जैसे, वो क्या बताती है, उसमें सेंटेंस में कुछ नया मीनिंग ऐड कर देती, मीनिंग, ये मीनिंग ऐड नहीं करती है, टाइम बताती है एक्शन का और वो मीनिंग ऐड कर देती है सेंटेंस में। सब्जेक्ट की एबिलिटी बताएगी, किसी इवेंट की, किसी घटना की पॉसिबिलिटी को बताएगी। जैसे कि मैंने बोल दिया आई कैन गो टू स्कूल, आई कैन गो टू स्कूल, इसका मतलब क्या, मैं स्कूल जा सकता हूँ, है सही बात है ना। आई कैन रन लाइक अ लायन, मैं एक शेर के जैसे दौड़ सकता हूँ, तो ये कैन ने क्या किया, एक मीनिंग तो ऐड कर दिया ना। ये सब्जेक्ट क्या कर सकता है उसकी पॉसिबिलिटी को बताया, उसकी एबिलिटी को बताया। समझ में आ गया, वो टाइम को नहीं बता रहा है कि वो एक्शन कब हो रहा है, वो एक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है वो बता रहा है यहाँ पर कैन। समझ में आ गया स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो जितने भी मॉडल, और एक बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसमें एक्शन फ्यूचर में होने वाला होता है, अभी नहीं होता, पास्ट में भी नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं, संभावना बताते हैं किसी चीज़ की। समझ में आ गया। तो एक्शन होता नहीं तभी हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते, जब एक्शन होता नहीं उसकी कल्पना की जाती जब, है ना। जैसे यहाँ पर बोल दिया मे आई कम इन, मतलब अभी गया नहीं है, वो जाने वाला है, यानी जाने का काम बाद में होगा। समझ में आ गया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना। वी शुड ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम, हमें हमेशा समय पर स्कूल पहुँचना चाहिए, मतलब अभी तक हम पहुँचते नहीं थे, आगे से हमें क्या करना है, समय पर स्कूल पहुँचना है। तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये जो है इसका जो एक्शन होती है बाद में फ्यूचर में ही ये अप्लाई होती है इसकी एक्शंस, ठीक है ना, उसकी सिर्फ बात की जाती है अभी। जैसे कि देखो ये क्या बताती, किसी सब्जेक्ट की एबिलिटी बताती है, इनएबिलिटी, है ना, टू डू समथिंग, वो क्या, कोई सब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता उसके बारे में बताती। नेसेसरी एक्शन, कोई एक्शन बहुत नेसेसरी तो हम बोल देते हैं यू मस्ट,
यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तो नेसेसरी एक्शन के बारे में मस्ट यूज़ कर देते हैं। पॉसिबिलिटी बताना है, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है ना। अगर बहुत ही कम संभावना है तो हम क्या बोल देते हैं, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती, बहुत ही कम संभावना है, धूप निकली हुई है तब भी ऐसा है, लग रहा है बारिश हो सकती है मान लो, तो बहुत ही कम संभावना है तो हम क्या बोल देते हैं, इट कुड मे रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे। तो कुछ नहीं है, ये मे माइट ये सब कैन कुड वुड ये सब क्या बताते पॉसिबिलिटी बता दिया यहाँ पर। आस्किंग फॉर परमिशन, परमिशन लेने के लिए मे एक मॉडल है उसका यूज़ कर लेते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, क्लियर है। तो इसी चीज़ के लिए यूज़ होती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मे आई कम इन, वी शुड ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम, यहाँ पर क्या हो रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है ऐसा करना चाहिए करके, है ना। सही बात है, नेसेसरी एक्शन के बारे में बात कर रहा है कि नहीं, है ना। फिर थर्ड है, वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर लंच, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, परमिशन ही तो ले रहे हैं उनसे, क्या आप हमें लंच में ज्वाइन करेंगे, क्या आप हमारे साथ लंच करेंगे, है ना। तो परमिशन लिया जा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मॉडल्स, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो मॉडल का यूज करके ये जो कह रहा है वो चीज़ आपको कहनी मॉडल का यूज करके, जैसे कि आई सजेस्ट दैट यू कंसल्ट अ गुड कैरियर काउंसलर। आपका जो कैरियर काउंसलर होते हैं, जो आप फ्यूचर में क्या करना चाहिए जो बताते हैं, सलाह देते हैं, तो आई सजेस्ट, मैं सजेस्ट करता हूँ दैट यू, कि आपको क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए एक अच्छे से गुड कैरियर काउंसलर से। तो इसको मॉडल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, सजेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, शुड, तो हमने बोल दिया यू शुड कंसल्ट अ गुड कैरियर काउंसलर, हमने सामने वाले को सीधे डायरेक्ट क्या बोल दिया, यू शुड कंसल्ट अ गुड कैरियर काउंसलर। और जब भी देखो शुड आया है तो कंसल्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, जब भी मॉडल यूज होगा आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, है ना। अ डिग्री इज नॉट नेसेसरी फॉर दैट जॉब, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, दैट जॉब नीड नॉट अ डिग्री, इस जॉब को डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, दैट जॉब नीड नॉट अ डिग्री, समझ में आ गया। वैसे ही यूज पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, आपको क्या करना है, पेपर बैग का यूज करना है प्लास्टिक बैग के बदले में। हम किसी को कह रहे हैं सामने वाले को, सामने वाला मतलब यू को, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं, यू मस्ट यूज पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। ये बहुत जरूरी काम है इसलिए हमने मस्ट का यूज कर लिया, यूज शुड का भी यूज कर सकते थे, ठीक है ना। परहैप्स आई विल गो टू हर हाउस, परहैप्स मतलब शायद, शायद मैं उनके घर जाऊंगा, मतलब कम पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, संभावना बहुत कम है, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं, आई मे गो टू हर हाउस, या आई माइट गो टू हर हाउस। मे में थोड़ी सी संभावना कम रहती, माइट में और भी कम संभावना रहती पॉसिबिलिटी कुछ करने की, तो माइट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मे भी चलेगा, मे पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। आप बोलेंगे सर मे का यूज़ तो परमिशन के लिए भी होता है, हाँ परमिशन के लिए होता है ना, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, ऐसा करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर क्लियर हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।